So moving further, this is a momentous occasion in the history of humanity, in the history of world, and the history of India, as we are in the pre-summit event of the AI Impact Summit 2026, an international conference on faith and future, integrating artificial intelligence with spirituality. ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर है, जहां पर आज इस क्रम में हम सभी मौजूद हैं, विद्यमान हैं, और अब अवसर है वेलकम एड्रेस का. तो वेलकम एड्रेस के क्रम में आइए हम लोग आगे चलते हैं. We would like to invite Mr. William Jones, the director of the Future for Life Institute. Before he is likely to be here, we just want to introduce him. William. Bharat and Bharati Sanskriti. I convey my gratitude to all the dear friends who have traveled, some from France, some from Mexico, some from all the way from United States, and some from completely different parts. So my pranams to all of you, even Acharya Lokesh Muni ji who has just arrived. So all the distinguished dignitaries present here. दोस्तों, आज सुबह का सत्र हिंदी में बोलने के लिए है, तो मैं मातृभाषा में इस बात को कहना चाहता हूं. हम लोग एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चिंतन करने के लिए आज यहाँ आकर के एकत्रित हुए. एक बड़े ही ऐतिहासिक समय में हम लोगों की मुलाकात हो रही है. यदि कभी हम लोग अकेले में बैठे गंगा की गोद में जाकर इस बात को एक बार समीक्षा करना चाहें, मूल्यांकन करना चाहें और मानवता की पिछले 100 वर्षों की विकास यात्रा को देखना चाहें, तो हम पाएंगे कि इन 100 वर्षों के अंदर दुनिया बदल गई. संचार के साधन बदल गए, सूचना की प्रौद्योगिकी बदल गई, यातायात के तरीके बदल गए. आज से 100 साल पहले लोग अपने घर से निकला करते थे तो अपना श्राद्ध करके निकलते थे. श्राद्ध का पक्ष चल रहा है, इसलिए निकलते थे क्योंकि व्यक्ति को खुद इस बात का भरोसा नहीं होता था कि दोबारा इन्हीं लोगों के मध्य में आकर के बैठ भी पाऊंगा कि नहीं. रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा था, चातुर्मास आ गया, बाढ़ चढ़ जाती थी, तो लोग वर्षों तक दोबारा अपने स्थान तक लौट नहीं पाते थे, अपना श्राद्ध करके निकलते थे. आज यदि व्यक्ति शाम के 6 बजे तक हरिद्वार में काम करे, 4 घंटे की यात्रा करे, दिल्ली जाकर के चेक इन करे, 1:30 बजे की फ्लाइट ले, 6:30 बजे लंदन में लैंड करे, दिन भर काम करे और रात की 9:45 की फ्लाइट लेकर के दोबारा भारत को आ जाए, तो कोई आश्चर्य की दृष्टि से नहीं देखता है कि ये जो है अतिशय शक्तियों को लेकर के आए. हमारे देखते देखते दुनिया बदल गई. गुरुदेव ने कभी परिवर्तन के महान क्षण में कहा था कि क्रांतियां मालगाड़ी के डिब्बों की तरह से आएंगी, और उन क्रांति के जो डिब्बे हैं, उन डिब्बों में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिब्बा भी आकर के लगा, जिसने आने के बाद हमारे आसपास की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है. वेरी साइलेंटली एंड बिफोर वी वर एबल टू अप्रिशिएट इट, आवर वर्ल्ड हैज चेंज कंप्लीटली. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यदि हम सामान्य शब्दों में समझना चाहें तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है विच हैज गॉट कैपेसिटी टू लर्न. दैट्स व्हाई वी कॉल इट मशीन लर्निंग. नॉट ओनली इट कैन लर्न, इट कैन सॉल्व द कॉम्प्लेक्स लुकिंग प्रॉब्लम्स एंड इट कैन कम्युनिकेट इट बैक टू यू. ये उसके अंदर की शक्ति. और ऐसा नहीं है कि ऐसा होने के लाभ नहीं है. भगवान ने गीता में कहा है, धूमे ना वहती अग्नि यथा दर्शो मलिन. जहां पर आग है वहां पर धुआं है, जहां शुभ है वहां अशुभ है, जहां धूप है वहां छांव है, जहां दिन है वहां रात है. हर चीज का अच्छा भी है और हर चीज का बुरा भी है. तो निश्चित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से अच्छा भी हुआ. एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बिकम फार नाइसर देन बिफोर. 1980s में स्वामी विवेकानंद की एक पोयम को ढूंढने के लिए हमको 30 लाइब्रेरी के चक्कर लगाने पड़े थे. आज आप चैट जीपीटी में डालिए, आपको न केवल पोयम निकल करके आएगी, वो आपको ये भी बताएगी कि निकट की किस लाइब्रेरी से आप किस समय में उसको प्राप्त कर सकते हैं. तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हैज चेंज ड्रास्टिकली इन फ्रंट ऑफ अस. हेल्थ केयर बदल गई. आप नोलैंड आर्नो का एग्जाम्पल उठा करके देखिए. ही बिकेम क्वाड्रिप्लेजिक एट द एज ऑफ 21. उसके दोनों हाथ दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे. अभी एआई का ब्रेन चिप लगाया है, दैट पर्सन इज एबल टू वॉक विदाउट एनी असिस्टेंस एंड सपोर्ट. हमारे आसपास की दुनिया बदल गई. दोस्तों, आप बी माई आईज को उठा करके देखेंगे तो वो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड है वो बिना किसी के सहारे के अपने रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं. जीब्रा मेडिकल विजन को उठा करके देखेंगे, आपके फोन के अंदर एप्लीकेशन है, आप एक्सरे कर सकते हैं. यू कैन डू अर्ली डायग्नोसिस, यू कैन डू अर्ली इंटरवेंशन, यू कैन डू अर्ली सर्विलेंस. बिफोर वी वर एबल टू अप्रिशिएट इट, आवर लाइफ हैज चेंज फॉर एवर. आज आपके गूगल में चाहे जेमिनाई हो, चाहे सैमसंग के अंदर मेटा हो, आपके अंदर जो सर्च हो रहा है वो एआई के माध्यम से हो रहा है. रिटेल एआई से हो रही है, ट्रेवल एआई से हो रही है, मार्केटिंग एआई से हो रही है. हमारी इकोनॉमी, द इंडियाज इकोनॉमी इज $4.1 trillion. The economy of all the AI companies, it is estimated it is more than $12 trillion. आप जरा सोच करके देखिए. अकेली चैट जीपीटी जो है वो $157 बिलियन की कंपनी है. तो आप महसूस करें या न करें,
पर हमारे आसपास की दुनिया जो है हमारे देखते देखते एआई की दुनिया में बदल गई है। आपके पास की सारी चीजें जो है वो एआई जाने अनजाने कर रहा है। एंड लाइक हेराक्लिटस सेड दैट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स डज नॉट मीन पॉलिटिक्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। आपको इंटरेस्ट नहीं होगा एआई में, बट एआई गॉट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट इन यू। और वो जो प्रश्न है उस पर चिंतन करने के लिए हम लोग यहां आकर के उपस्थित हुए, क्योंकि जिस चीज के कारण चिंता है वो चैट जीपीटी के कारण नहीं है दोस्तों। यदि किसी को चिंता को जानने का कभी मन करे तो ही शुड लिसन टू जेफरी हिंटन, गॉडफादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नोबेल प्राइज विनर, ट्यूरिंग अवार्ड विनर, and he called it an existential threat to humanity. He had to resign from his position in Google so that he could speak freely about the dangers of the AI. यदि हमें कभी सुनने का मन हो तो we should go and listen to William. 1200 people who are the experts in the field of AI and machine learning, they submitted a request to put a moratorium in the United Nations so that people can talk about the dangers that AI is posting in front of us. Jon Tallinn is sitting in front of us. He founded this Skype. Everyone knows about this Skype. And he's currently heading the committee for the United Nations for that purposes. तो यदि हमें कभी चिंता की दृष्टि से सोचने की आवश्यकता हो तो हम लोग ये सोच करके देखें कि हमारी जिंदगी का वो पक्ष जिससे हम लोग कंप्लीटली अपरिचित हैं वो हमारी जिंदगी को किस तरीके से नियंत्रित कर रहा है। और एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। The reason everyone is worried about that this is the only technology that has got the capacity to manipulate you. Everyone knows that Jeffrey Hinton, he resigned from his position, but why? Google का डीप माइंड प्रोग्राम है। गूगल के डीप माइंड प्रोग्राम में आपके पास एक चीज है जिसको बोलते हैं कैप्चा। कैप्चा के पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो आपके कंप्यूटर को पढ़ सकता है। They hired an AI to break the code. And AI is not supposed to do it. So AI tried to hire a person from taskrabbit.com कि वो जाए और इसको पढ़ के दिखाए। उस व्यक्ति को शक हुआ कि कहीं एआई तो मुझसे इस काम को करने के लिए नहीं कह रहा है, तो उसने एआई से पूछा, आर यू एन एआई ट्राइंग टू रिक्रूट मी? और जो आंसर उसने दिया वो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। व्हाट इट सेड, नो आई एम ए पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट, आई कैन नॉट रीड इट। मेरी आंखों से मुझे दिखाई नहीं पड़ता है और मुझे देखने के लिए किसी के सहयोग की आवश्यकता है। आपके कंप्यूटर के पास आपको धोखा देने की क्षमता नहीं है, पर इसके पास है। और इसलिए आपको ये सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग कैसे अपने मानवता के भविष्य का निर्धारण करना चाहते हैं। और उसी चिंता और चिंतन को लेकर आज हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आए। दिन भर की परिचर्चाएं है, बहुत बार हम लोगों को इस विषय पर बात करने का अवसर मिलेगा। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ और इसी विषय को आप लोगों के मध्य में छोड़कर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। आप सबको पुनः बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी का हम लोग हृदय से आभार करते हैं। यूएनओ, यूनेस्को, WHO में किसी न किसी रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर पांडे जी, और आज ऐसा लग रहा है जैसे गंगा तट पर हिमालय की छांव में वो ऋषियों की परंपरा पुनर्जीवित हो रही है, जहां ऋषि भाषा में, देव भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को दिशा देने का कार्य किया जा रहा है। तो एक बार पुनः से इस पुरुषार्थ के लिए पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और आइए बढ़ते हैं की नोट एड्रेस की तरफ। की नोट एड्रेस के लिए मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आप एक अति CEO ऑफ इंडियन एआई मिशन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, सीनियर IAS ऑफिसर हैं, और आपने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, चाहे माई गवर्नमेंट हो, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन हो, कर्मयोगी भारत हो। ऐसे ज्ञानी और मनीषी विद्वान डॉक्टर अभिषेक सिंह जी से निवेदन है कि वो मंच पर आएं और इस गैदरिंग को एड्रेस करें, प्लीज। धन्यवाद। परम आदरणीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, स्वामी रूपेंद्र जी, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर रसल, जॉन टॉलिन, शरद पादी जी, विलियम जोन्स, रॉबर्ट ट्रेगर, distinguished spiritual leaders who are here today, esteemed global AI experts, and dear young friends. It's indeed an honor and privilege for me to be present here today on this AI Impact Summit's pre-event. मैं शुक्रगुजार हूं, मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का, पूरे गायत्री परिवार का, कि ये जो AI Impact Summit जो हम फरवरी में होस्ट करेंगे
उसके जो प्री इवेंट्स हो रहे हैं, आज इत्तेफाक से ये 21वां प्री इवेंट है, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि यह अब तक से जितने प्री इवेंट हुए हैं इम्पैक्ट समिट के, उन सब से कहीं ज्यादा वृहद, कहीं ज्यादा व्यापक, इतने एक्सपर्ट्स एक साथ स्टेज पर, ग्लोबल एक्सपर्ट्स आई हैड नेवर सीन. So extremely grateful, thankful to Gayatri Parivar and Dr. Chinmaya Pandya ji for bringing all of us together on this platform to deliberate on the key issues about AI, about applications of AI to spirituality, about faith, and about how it's impacting all of us in everyday's life. We heard stories about how AI is good as well as AI has issues. Professor Sachin Chaturvedi ji spoke about it, Dr. Chinmaya Pandya ji spoke about it. But as we gather here at this historic confluence of faith and future, I am reminded of a profound Sanskrit verse. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kasyit dukhabhav bhavet. What does it mean? May all beings be happy, may all be free from illness, may all see goodness, and may no one suffer. This ancient prayer from our Upanishads embodies not just a spiritual aspiration, but a technological imperative for our AI-driven future. India's strategy for artificial intelligence is based on the principle of AI for all and AI for social good. Today, I see artificial intelligence not merely as lines of code or computational algorithms, but as a manifestation of the eternal principle of dharma, righteous duty that upholds cosmic order. Just as our scriptures teach us that knowledge should lead to welfare, vidya dadati vinayam, knowledge bestows humility, so too must AI be guided by wisdom, ethics, and unwavering commitment to human welfare. We need to avoid situations in which AI bots, as Professor Chinmaya mentioned, tries to be cunning, tries to be clever, tries to fool humanity. And that's where the whole principle of human at the center of AI development applications takes the forefront. This whole concept of Vasudhaiva Kutumbakam, as embodied during the G20 that India hosted, the world is one family, has never been more relevant. AI today transcends geographical boundaries, linguistic barriers, and cultural differences to serve humanity as a whole. This is not just India's vision, this is our gift to the world. And as we look at regulating AI, as we look at building AI for larger social good, we have to look at how do we bring the whole world together in coming to a global governance framework which incentivizes use of AI for innovation and limits the applications of AI that can result in user harm. In India, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we have embarked on one of the world's most ambitious AI initiatives. The India AI mission, with an investment of almost $1.2 billion, 10,300 crores, represents our commitment to democratizing AI for all. We have built one of the world's largest AI compute infrastructures, making accessible compute accessible to researchers, to startups, to industry, to entrepreneurs at a very low cost. The cost at which compute is available today for our entrepreneurs is around rupees 65 per GPU per hour, as compared to the global prices of almost $3 per GPU per hour. We have also kind of trying to incentivize startups and industry to build applications to solve problem statements in various domains. We have almost 30 AI applications across agriculture, healthcare, education, governance, where we are trying to climate change, which we are trying to scale up to deploy across the country. We have 4 centers of excellence that have already enhanced health telemedicine consultations and provided AI recommended diagnosis to millions of citizens. India now leads globally in AI skills penetration as per the Stanford AI Index report 2025. The way we are looking at AI, the way we are trying to develop India's foundational models, India's ChatGPT, companies like Sarvam, Socket, are developing it. We are primarily looking at developing a voice-based LLM. How can we make voice? In India, we have 900 million people connected to the internet, but we have 500 million people who are yet to be connected. For them, we will need services in all Indian languages, primarily voice. So what we are trying to build as example is that imagine a farmer in a remote village calling a toll-free number with a feature phone, with a 2,000 rupees feature phone, and asking, what should I do to my crop? How much water I should use? कौन सा हम fertilizer लगाएं? कौन सी pesticide लगाएं? And then AI-powered chatbots will provide real-time advice
on soil health, pest management, and crop optimization in local languages. Our drone-based precision farming has improved yields by 20 to 30% while reducing input costs by 15%. And this is the true potential of AI that we are looking at. What does AI do when I and you use it? We use it for primarily Gen AI, ChatGPT, and Gemini, and Grok and Claude. So what does it do? It helps us becoming more efficient. We are able to do more with less. I'm able to analyze long-term documents instead of searching for the Vivekananda's poem across the internet. I am able to just give a prompt and get it immediately. It saves me time. It makes me more efficient. It makes me more productive. If the same efficiency and productivity is transferred to other sectors of the economy, like agriculture, if the farmer becomes more efficient and effective, his income goes up. If a small retailer or MSME becomes more efficient, his income will go up, his productivity will go up, his personal income will go up, and that will also contribute to the national income. And that is key for India's movement from journey from $4 trillion economy to a $30 trillion economy by 2047, when we become a developed nation, Viksit Bharat, as our Prime Minister has given the vision. We are integrating platforms with our education system. Today, AI can personalize learning for every child. Whether it's a student with learning disabilities or brilliant mind in a remote village, AI ensures that quality education reaches everyone. Our AI-powered diagnostic tools can now detect autism early, giving every child the chance to reach their full potential. AI-enhanced eSanjeevani platform, which has revolutionized telemedicine. Rural mothers can access expert medical advice, and our AI system predicts extreme climate events that affect public health. We are not just treating diseases, we are preventing them through intelligent prediction and early intervention. In the realm of scientific research, AI is proving to be a powerful ally. AI-driven drug discovery is revolutionizing medicine, with AI-designed drugs achieving 80 to 90% success rates in trials compared to traditional 40 to 65%. Development timelines are shrinking from decades to just 3 to 6 years, potentially saving millions of lives through faster access to life-saving treatments. AI is helping us decode the mysteries of protein structures, predict molecular interactions, and identify new therapeutic targets. We are leveraging these capabilities to address diseases that disproportionately affect our population, ensuring that scientific breakthroughs serve our people first. No wonder that last year's, the top 2 Nobel Prizes went to AI researchers and entrepreneurs and experts. Now the question comes in, some may question, how can technology serve spirituality? But I will submit to you that when developed responsibly, AI embodies the highest spiritual principles. Today, AI-powered meditation apps, a lot of entrepreneurs who have built meditation apps, provide personalized spiritual guidance, how digital platforms make ancient scriptures accessible to millions, and how AI chatbots like Gita GPT help people navigate life's challenges through timeless wisdom. We have also taken up a project called Gyan Bharatam, wherein all our ancient manuscripts, whether in Pali, Prakrit, Brahmi, scripts that were not very commonly understood, these manuscripts are today being digitized and being made accessible to all by enabling translation, transcription, and integrating them with AI systems. The Bhagavad Gita teaches us about Nishkan Karma, selfless action, AI systems that work tirelessly without ego, without personal agenda, serving humanity's needs are perhaps the purest expression of this principle. When we build AI that diagnoses diseases, predicts natural disaster, help farmers optimize crops, we create technology that serves without seeking reward. But with great power comes great responsibility. As the Mahabharata reminds us, Dharmo Rakshati Rakshitya. Dharma protects those who protect Dharma. Our approach to AI must be grounded in the principles of fairness, transparency, accountability, privacy, and non-harm. How do we ensure that AI systems are fair, how to ensure that users at individual level or at community level are not harmful? AI needs to follow the path of dharma, prioritizing the welfare of all human beings over narrow commercial interests. This means building AI that is inclusive, accessible, and beneficial to the most vulnerable sections of our society. Professor Sachin Chaturvedi ji will call it AEI, Access, Equity, and Inclusion. As we look towards 2026, when India will host the India AI Impact Summit, we envision an AI ecosystem that truly embodies Sarve Bhavantu Sukhina, let all be happy. The summit is around one mantra of impact, how AI is impacting the three, and then we look at impacting what?
three key pillars which are looking at three sutras of people, planet, progress. How is AI impacting humans, how is AI impacting planets, how to build sustainable AI, and how can AI can contribute to progress. And then around that, what we have done is we have created 7 themes, which we are calling it 7 chakras. What are these 7 chakras? Human capital, inclusion for social empowerment, safe and trusted AI, resilience, innovation and efficiency, science, democratizing AI resources, and AI for economic growth and social good. The summit will focus on not just building technology, but we will showcase to the world as how India is building a future where every farmer has access to AI-powered advice, every student receives personalized education, patients get medical care, citizens can interact with government in their own language, and every researcher has access to compute and modern algorithms. Our vision extends beyond India's boundaries. Just as our ancient wisdom has enriched global thought, our AI innovations will serve humanity worldwide. We are working towards making India the use case capital of AI, demonstrating how technology can solve real-world problems at scale. Friends, as we stand at the historic moment, let us remember that we are not just technologists or policymakers, we are trustees of humanity's future. The AI that we build today will shape generations to come. Let it be guided by the eternal principles of truth, compassion, and universal welfare. The Rig Veda teaches us about Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. Truth is one, but the wise call it by many names. Whether we call it AI, whether we call it machine learning or digital transformation, the truth remains the same. Technology must serve life, enhance human dignity, and promote universal flourishing. As we integrate AI with spirituality through the sessions and the discussion that will go throughout the day today, let us ensure that our machines not only compute but also care, not only analyze but also empathize, not only optimize but also inspire. This is our dharmic duty, our sacred responsibility. May the AI we build today become a source of liberation from ignorance, poverty, and suffering. May it fulfill the ancient prayer, Tamso Ma Jyotirgamaya, lead us from darkness to light. Thank you, and may our collective efforts today create an AI-enabled world where every being can achieve their highest potential. Dhanyawad and Jai Hind. Thank you. हम सभी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदरणीय अभिषेक सिंह सर का। एक बार पुनः से जोरदार तालियों से आभार। मानव इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन, विश्व इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण आयोजन, जिसके लिए चुना गया भारत की धरती को, और भारत ने भी उत्तराखंड की धरती को और देवभूमि के लिए आज गौरव का विषय है। और ऐसे ही गौरवान्वित हैं हमारे एक ऐसे व्यक्तित्व जो कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में यूं तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अध्यात्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़कर ये जो ज्ञान कुंभ चल रहा है, अपने आप में विश्व को एक नई दिशा देने जा रहा है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में गेस्ट ऑफ ऑनर एड्रेस के लिए हम आमंत्रित करते हैं चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी को। आज एक महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण अवसर और विश्व का एक महत्वपूर्ण आयोजन, और इस आयोजन पे बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपका संबोधन। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, गायत्री माता की, गायत्री माता की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एआई आधारित अंतर्राष्ट्रीय आज इस सम्मेलन के अवसर पर, जिसको अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, ये एक तरह से आज पूरा ज्ञान कुंभ यहाँ पर हो रहा है। और इसमें आज के इस पूरे सम्मेलन के मुख्य अतिथि हम सबका सौभाग्य है। लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने एक विशिष्ट पहचान देकर लोकसभा को संचालित करने का काम किया है, और जिनसे मेरा बहुत बाल्यकाल से ही जिनका सानिध्य और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, ऐसे लोकसभा के अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय ओम बिरला जी, और इसका संयोजन करने वाले और विभिन्न अवसरों पर देश और दुनिया में अपनी विद्वत क्षमता से सभी को उद्बोधन देने वाले डॉक्टर चिन्मया पांडे जी, जॉन टालिन जी,
प्रोफेसर स्टुअर्ट रसेल जी, अभिषेक सिंह जी जिनको अभी हम लोगों ने सुना, रॉबर्ट टैगर जी, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी, महानिदेशक विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली भारत, श्री विलियम जोन्स जी, शरद पारदी जी, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे डॉक्टर जयपाल जी, सैनी जी, जमदग्नि जी, श्री आशुतोष शर्मा जी, हमारे राकेश गिरी जी और किरण जी, मनोज जी, सभी उपस्थित, और विभिन्न विभिन्न स्थानों से आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे विद्वज्जन, विश्वविद्यालय परिवार के सभी हमारे आचार्यगण, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थीगण, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो वेदों के अधिराष्ट्री माँ गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं, और हरिद्वार की इस पुण्य धरा में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से पधारे सभी विषय विशेषज्ञों का, शोधकर्ताओं का, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का, सभी गणमान्य महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी देवभूमि वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से सबका हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आज संयोग से मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा जन्म दिवस भी है, और इस जन्म दिवस के रूप में जिन्होंने हमेशा एक हमको अभिभावक के रूप में कहूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी लंबे समय से उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के सानिध्य में इस विराट सम्मेलन में आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय ओम बिरला जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय और डॉक्टर चिन्मया पांडे जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जो देश और दुनिया की इस समय एक आवश्यकता है। भाइयों बहनों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और सोच का परिणाम है। हमारी सनातन संस्कृति निश्चित रूप से अपना एक वैशिष्ट लिए हुए है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को अनगिनत वैज्ञानिक खोजें दी हैं, चिंतन दिया है, पद्धतियां और जीवन के व्यवहारिक समाधान प्रदान किए हैं। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनके सिद्धांतों ने खगोल शास्त्र और गणित को सरल बनाया। आचार्य कणाद, जिन्होंने हजारों साल पहले परमाणु की व्याख्या की। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लौह और पारा व अभ्रक आदि का इस्तेमाल कर औषधीय भस्म बनाने की विधि तैयार की। महर्षि सुश्रुतु, जिन्होंने जटिल से जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। महर्षि पंतजलि, जिन्होंने योग शास्त्र के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करते हुए मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ये सभी हमारे गौरवशाली भारतीय वैज्ञानिक स्तंभ हैं, जिनके अमूल्य योगदान पर आज का आधुनिक विज्ञान आधारित है। भाइयों बहनों, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ एआई भी व्यापक रूप से हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। अभी आप सब लोगों ने हमारे बड़े सभी विद्वान सभी यहाँ पर वक्ताओं के वक्तव्य यहाँ पर सुने हैं। एआई तकनीक न केवल हमारे दैनिक जीवन को आसान बना रही है,
बल्कि उद्योग में, चिकित्सा में, शिक्षा, कृषि और अनेक क्षेत्रों में नवाचार की प्रगति का भी प्रमुख कारक बन रही है। यदि हम एआई की शक्ति का सही दिशा में और सही प्रकार से उपयोग करें तो ये अनेकों क्षेत्रों में सुधार लाकर करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी सहायता से हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में और आसानी होगी और आसानी से हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में एआई का उपयोग करके हम रोगों को शीघ्र और सटीक निदान कर सकते हैं, जिससे लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का उपयोग करके शिक्षण कार्य को और अधिक इंटरेक्टिव और प्रभावी बना सकता है। कृषि में एक एआई का उपयोग करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझ सकते हैं और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को साकार कर सकते हैं। हमारे राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, संसाधनों की रक्षा के लिए भी एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई आधारित निगरानी प्रणालियां वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, वन संरक्षण, जल संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे हम पर्यावरण को, इकोलॉजी और इकोलॉजी के बैलेंस को भी बनाने में सफल हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को भली भांति मालूम है कि आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है। चूंकि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं तो मैं जरूर उनके समक्ष कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमको राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, या मैं कहूँ पूरे हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों, सभी स्थानों पर पहले लोग कहते थे कि अत्याधुनिक अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो वहां पर आपदाएं आ रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी भी आपदाएं राज्य के अंदर घटित हुई हैं, मैं लगभग सभी स्थानों पर पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि कहीं कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैं अगर आपको धराली की बात करूं तो कोई ऐसा बहुत विशेष वहां पर कोई लोहा, कंक्रीट, सीमेंट का बहुत बड़ा जमावड़ा या बहुत बड़ा वहां पर कोई निर्माण कार्य हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से पौड़ी जनपद के भरसार क्षेत्र से आगे पैठानी के पास सैंजी गांव, जहां एक भी निर्माण नहीं है, केवल सामान्य गांव, वहां पर एक ही गांव में 22 स्थानों पर बादल फट जाता है। थराली में बादल फट जाता है, चेपड़ों में बादल फट जाता है। पौसारी गांव बिल्कुल सीमांत क्षेत्र, हमारा पिंडारी ग्लेशियर के पास का क्षेत्र, वहां भी कोई निर्माण कार्य नहीं, लेकिन वहां भी बादल फटने की एक घटना होती है और अपने साथ पूरा सैलाब लाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात हम सब लोग करते आए हैं, हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उसका असर अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर एआई आधारित प्रणाली होगी तो आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रिडिक्टिव होकर यदि हमको पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी तो जान माल की जो बड़ी क्षति होती है उस क्षति को भी हम बचा सकते हैं। और मैंने भारत सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और जो एजेंसियां हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि राज्य के अंदर जो इस प्रकार के ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जो ये आपदाएं आ रही हैं, इनका एक आकलन भी होना चाहिए। हम राज्य के स्तर पर भी कर रहे हैं और आपके भी संज्ञान में रहेगा तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हमारी आगे बढ़ेंगी और इस पर हमने इन सभी का बहुत सामना किया है। आज जब बारिश होनी चाहिए, बारिश नहीं हो रही है। आज मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा थी और चिन्मया जी ने मुझे 2 दिन पहले ही बताया कि आदरणीय अध्यक्ष जी का आज यहाँ पर आगमन होना है। तो मेरे को बहुत इच्छा थी कि प्रातःकाल से मैं सारे काम करके मैं आपके आने से पहले यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन आज दुर्भाग्य से आज भी देहरादून में पूरी रात भर 1 मिनट भी न रुकने वाली भारी तेज बारिश हुई है, जिसके कारण से कम 20 स्थानों पर आज भी सारे मार्ग हमारे अवरुद्ध हो गए हैं। कई जगह पर लैंडस्लाइड हो गई है, कई जगह पर जो है पुल जो है हमारे इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं।
तो भाइयों बहनों, ये सब हमको आपदाओं का सामना भी इस बार करना पड़ रहा है। और जिस समय बारिश होती है उस समय बारिश नहीं होती है, जब सर्दी पड़नी चाहिए जब सर्दी नहीं पड़ती है। और इस बार हमने उत्तराखंड में पूरे इस मानसून के समय में मुझे लगता है कि इस बार गर्मी ही हम लोगों ने उसका एहसास ही नहीं करा, क्योंकि बारिश ही लगातार होती रही है। और पिछले वर्ष आप देखेंगे तो ये एक भयंकर गर्मी का हम लोगों ने सामना करना पड़ा, जितना कभी नहीं किया था। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एआई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाने के लिए विश्व स्तर पर आज भारत की एक विशिष्ट छवि बनी है, विशिष्ट स्थान बना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब समूचा विश्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भारत की नेतृत्व क्षमता है, उस क्षमता को भी स्वीकार कर रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारतवर्ष में 2026 में वैश्विक एआई एक्शन समिट की मेजबानी भी करने जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम, दक्षिणी कोरिया और फ्रांस के बाद एआई सुरक्षा पर केंद्रित वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य एआई और उससे संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक उचित वातावरण तैयार करना है। इसके साथ ही सूचना मंत्रालय द्वारा एआई के प्रचार प्रसार और उपयोग की गति को और देने के लिए कई कार्यक्रमों का संचालन भी किया जा रहा है। आज देश में डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार उत्तराखंड में भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम प्रदेश में टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध और विकास, नई प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ ही हम प्रदेश में साइंटिफिक रिसर्च और लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए साइंस बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी को भी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हम आज प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। देहरादून में हमारा साइंस सिटी का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को बढ़ावा दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा तकनीकी और नवाचार के उपयोग से सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। हमने राज्य में सीएम हेल्पलाइन 1905 सहित विभिन्न जन कल्याणकारी सेवाओं में एआई तकनीक का उपयोग प्रारंभ कर दिया है। इतना ही नहीं, हम कृषि के क्षेत्र में भी किसानों को तकनीक से जोड़ने हेतु राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीकी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से राज्य में तकनीकी और सेंसर आधारित खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिल रही है। यही नहीं, हम हिमालय क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन पर शोध के लिए डाटा एनालिटिक्स और सैटेलाइट इमेजरी का भी उपयोग कर रहे हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि केंद्र सरकार के संस्थानों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए प्रदेश में एआई के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। इसके लिए जरूरी है हम एक ऐसा मंच तैयार करें जहां प्रदेश के प्रति के आए, अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हुए पारस्परिक सहयोग द्वारा एक मजबूत एवं प्रभावी तंत्र विकसित कर सकें। भाइयों बहनों, आज विश्व भर में एआई तकनीक का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में नई नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके दुष्प्रभाव और इससे पारंपरिक रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर भी सजग रहना होगा। मेरा पर्सनली मानना है कि हमें इसे एक खतरे के रूप में नहीं बल्कि एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें साइबर सुरक्षा, गलत सूचना, डीप फेक से जुड़ी चिंताओं को भी दूर करना चाहिए।
हम अपने युवाओं को एआई फ्रेंडली हमें उनको बनाना होगा, क्योंकि जो इस तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलेंगे वही बदलते दौर में आगे आ पाएंगे। इसलिए आवश्यक है हम अपने शिक्षा और प्रशिक्षण से इस ढांचे को इस प्रकार से तैयार करें जिससे हमारे युवा एआई का उपयोग ही न करें बल्कि उसके विकास में भी अपनी भूमिका निभा सकें। मेरा मानना है कि आज एआई और आध्यात्मिकता के समन्वय पर आयोजित इस सम्मेलन में जो गंभीर चिंतन मनन होगा वो संपूर्ण विश्व को नैतिक, वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण से एक नए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करेगा। मुझे पूरा विश्वास है इस सम्मेलन तकनीक और अध्यात्म के बीच एक सेतु बनकर समाज के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में सहायक सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का फिर से स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आयोजकों का, चिन्मया जी का और सभी विद्वत जनों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।